वेलकम टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं। आगे का जो हमारा चैप्टर बचा हुआ था 8.1 का, ये पार्ट 2 है। 8.1 का पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, तो आप उसे अच्छे से देख लीजिएगा। उससे पहले भी एक पार्ट अपलोड किया जिसके अंदर हमने इस प्रश्नावली 8 के फॉर्मूलों के बारे में देखा है। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6 बिना समय गवाए चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, दोनों न्यून कोण हो, जहां कोस ए बराबर है किसके, कोस बी के हो, तो दिखाइए कि मतलब ये आपने को सिद्ध करके बताना है कि कोण ए बराबर होगा किसके, कोण बी के। तो चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। जैसा कि इसने कहा है, सवाल के अंदर लिखा गया है कि कोण ए और कोण बी तो न्यून कोण है, और समकोण त्रिभुज के अंदर यदि दो कोण न्यून कोण है तो तीसरा कोण स्वतः ही 90 डिग्री का हो जाएगा। अर्थात जैसा कि इसने कहा कि कोण ए व कोण बी, कोण ए व कोण बी बराबर दोनों ही क्या है, न्यून कोण है। दोनों ही न्यून कोण है तो कोण सी बराबर समकोण होगा। तो कोण सी बराबर क्या होगा, समकोण होगा। अर्थात कोण सी होगा वो यहाँ आएगा, और यहाँ पर अपने चाहे तो इधर ए नाम दे दीजिए और यहाँ पर इधर क्या नाम दे देते हैं, बी। चलिए ए बी सी हमने एक ट्रायंगल बना लिया जिसके अंदर कोण ए और कोण बी दोनों ही न्यून कोण है, मतलब इनका मान 90 डिग्री से कम है, और कोण सी समकोण हो गया। अब बात करता है यहाँ से कि भाई कोस ए बराबर है किसके, कोस बी के। सबसे पहले हमें सिद्ध क्या करना है, अपने वो लिख लेते हैं। क्या लिखा है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है क्या, बराबर कि कोण ए बराबर है, सिद्ध करना क्या है, कोण ए बराबर है किसके, कोण बी के। चलिए इसको अपने बॉक्स में बंद कर देते हैं कि भी हमें ये सिद्ध करके बताना है। जब कोण ए बराबर होगा कोण बी के, तो मतलब जब यदि दोनों कोण बराबर है तो इनके आमने सामने वाली भुजाएं भी एक दूसरे के क्या होंगी, बराबर। और यदि ऐसा होता है तो लंब और आधार के मान बराबर हो जाते हैं, तो ये ट्रायंगल कैसा बन जाएगा, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज बन जाता है। तो इसको हल करके देखते हैं क्या ये दोनों बराबर आते हैं या नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो हमें दिया गया है वो क्या है, दिया गया है, क्या दिया है कि कोस ए बराबर है किसके, कोस बी के। ये कंडीशन हमें दी गई है कि कोस ए बराबर है किसके, कोस बी के, मतलब इनके मान बराबर है। तो आपको पता है कि कोस ए मतलब कोस थीटा बराबर क्या होता है, कोस ए बराबर होता है आधार बटा में कर्ण। कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा में कर्ण। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, यहाँ से अपने स्टार्ट कर लेते हैं आंसर अपना। कोस ए बराबर लिख लेते हैं किसको, कोस बी को, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है। अब कोस ए के सापेक्ष मानेंगे, तो ए से यदि मानेंगे तो ए के सामने वाली भुजा ये होगी कौन सी, बी सी। बी सी इसके लिए क्या है, लंब, और ए सी भुजा इसके लिए क्या है, आधार, और ए बी भुजा कर्ण है। और कोस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा में कर्ण। कोस थीटा बराबर में क्या होता है, आधार बटा में कर्ण। तो आधार कौन सी भुजा है, अब ए सी है। आधार कौन सी भुजा है, ए सी, और कर्ण कौन सी भुजा है, ए बी। कर्ण है ए बी, तो मैंने लिख दिया आधार बटा में कर्ण के सापेक्ष में इसको मान रख दिया है, बराबर। अब कोस बी, बी कोण के सापेक्ष मानेंगे। अब यहाँ से देखेंगे तो ये वाली भुजा बी के सापेक्ष में, ये वाली भुजा क्या बन गई है, लंब। जो भी थीटा दिया होता है ना, उसके सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। तो ये वाली भुजा लंब है, तो ये वाली भुजा क्या हो गई, आधार, किसके लिए, बी के लिए। तो लंब है और ये आधार है, आधार क्या बन चुका है अब, बी सी, और लंब को ये कर्ण है वो तो फिक्स है, ए बी है। तो फॉर्मूला क्या होता है कोस का, आधार बटा में कर्ण। तो अब आधार कौन सा है, बी सी, आधार कौन सा है, बी सी, कर्ण ए बी है, कर्ण का मान क्या है, ए बी है। इधर ये बटा में नीचे वाली संख्या, इधर भी बटा में नीचे वाली संख्या, मतलब हर आपस में यदि बराबर हैं तो उनके मान आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो इधर से हमारे पास में क्या बचा है, ए सी बराबर बचा है क्या, बी सी। ए सी बराबर क्या बचा है, बी सी। इसका मतलब ए सी और बी सी भुजा दोनों क्या हैं, बराबर हैं।
ए सी और बी सी भुजा यदि बराबर है तो इनके संगत कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। और ऐसा कौन से ट्रायंगल में होता है, समद्विबाहु त्रिभुज में ऐसा होता है। तो हम लिख देंगे एक लाइन कि सम्मुख, या फिर अपने कह देंगे समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर, समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं, समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये वाली लाइन हम लिख देंगे। और ये वाली लाइन लिखने के बाद इसको अलग कर देते हैं। यहाँ से लिखने के बाद हम क्या लिख देंगे, जो हमसे कहा गया था सम्मुख कोण बराबर होते हैं, अर्थात कोण ए बराबर होगा किसके, अतः कोण ए बराबर होगा किसके, कोण बी के। कोण ए बराबर होगा किसके, कोण बी के। और इधर लिख देंगे इति सिद्धम, इति सिद्धम। तो बहुत ही छोटा सा एक क्वेश्चन था अपना कि कोण ए कोण बी न्यून कोण थे, तो हमने इनको न्यून कोण बनाया। तीसरा कोण अपने आप ही समकोण हो जाएगा, जो कि सी बना, सी समकोण होगा। सिद्ध क्या करना था कि कोण ए बराबर है किसके, कोण बी के। और जो दिया गया क्या था कि कोस ए बराबर है किसके, कोस बी के। फिर कोस ए है, अब ए के सापेक्ष में कोस को मानेंगे तो आपको पता है कि कोस थीटा बराबर होता क्या है, हमें पता है, क्योंकि हमें पता है कि कोस थीटा बराबर में क्या होता है, आधार बटा में करण होता है। क्या होता है भाई, आधार बटा में करण होता है। तो ए के सापेक्ष में मानेंगे तो ये वाली भुजा तो लंब बन गई, तो आधार कौन सा है, ए सी है। तो हमने लिखा था ए सी कर्ण ए बी है, तो ए सी बटा में ए बी लिख दिया था, आधार बटा में कर्ण। अब बी के सापेक्ष में मानेंगे तो अब ये लंब भुजा बन गई, तो ये आधार है। तो आधार कौन सा हो गया, बी सी, और ए बी कर्ण भुजा है, तो ये बना था बी सी बटा में ए बी, आधार बटा में कर्ण। फिर नीचे वाले हर दोनों बराबर है तो इन दोनों के मान आपस में कट जाएंगे, तो ऊपर क्या बच गया, ए सी बराबर में बी सी। जब दोनों भुजाएं बराबर हो गई, ए सी बराबर में बी सी, इसका मतलब ये कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। और समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, अर्थात कोण ए बराबर होगा किसके, कोण बी के, जो कि हमें यही सिद्ध करना था। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर कौन से की, 7। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, यदि कोट थीटा बराबर 7/8 हो तो पहली कंडीशन ये है, पहला सवाल कि एक प्लस में साइन थीटा, एक माइनस में साइन थीटा, जो भी है इसको हमें ज्ञात करना है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम क्या बना लेते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। एक ट्रायंगल बना लेते हैं। अब ट्रायंगल के अंदर देखो, यहाँ पे कोई ए बी कुछ नहीं दिया, हम कुछ भी मान सकते हैं, और मुझे तो अच्छा ये लगता है ए बी सी, सिंपल रहता है। बी को बना लीजिएगा समकोण। अब ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण भुजा है। क्या लिखा है, कोट थीटा बराबर 7/8 लिखा है, कोट थीटा बराबर में 7/8। आप मुझे ये बताइए कि कोट थीटा बराबर में होता क्या है। कोट थीटा बराबर लाल बटा में कक्का, जो फॉर्मूला था अपना, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर्मूला था कि लाल बटा में कक्का, उसके अंदर देखिए कोट थीटा बराबर में क्या होता है, आधार बटा में लंब, आधार बटा में लंब। तो लीजिए आधार कहाँ है, इसमें आधार, तो ये आधार बी सी है, अर्थात ये जो नीचे वाली वैल्यू आई है, अब ये देखो ऊपर तो है आधार बटा में क्या है, लंब, मतलब बराबर है किसके, आधार कौन सी है, अब बी सी, लंब कौन सी भुजा है, ए बी। इसका मतलब ये जो मान दिए हैं 7 मान है किसका है, बी सी का मान कितना है, 7। ये वाली वैल्यू कितनी है, 7। और ए बी ये वाली वैल्यू है जो कि कितनी है, 8। आप इसको सीधा लिख सकते हैं कुछ जगह पर, या फिर कई
क्लासों के अंदर के स्कूलों के अंदर इनको के मान के हल करवाते हैं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, सीधा हल कीजिए। ये आधार बटा में लंब है तो ये वैल्यू आधार की है और ये लंब की वैल्यू है, सीधा हल हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे कि भाई हमारे पास में बी सी जो कि आधार था, आधार की वैल्यू कितनी आ गई है 7। फिर है ए बी की वैल्यू कितनी आ चुकी है 8। अब भुजा कौन सी बच चुकी है बेटा, अब भुजा बच गई है ए सी की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। ए सी की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी। तो त्रिभुज कौन सा है, ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। अब आपको पता है, सीख चुके हो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण की स्क्वायर, कर्ण का नाम लिख लेते हैं सीधा ही, AC की स्क्वायर बराबर में आधार की स्क्वायर, आधार कौन सा है BC है, आधार की स्क्वायर प्लस में लंब की स्क्वायर, लंब कौन सा है AB है, AB की स्क्वायर। अब इनके जो जिन के मान है उनको रख लेते हैं। AC का मान हमें ज्ञात करना है तो AC की स्क्वायर, BC का मान कितना है 7 है, BC का मान कितना है 7 है, 7 की स्क्वायर प्लस AB का मान कितना है 8 है, AB का मान है 8। तो ध्यान दें AC की स्क्वायर बराबर में 7 की स्क्वायर कितनी होती है 49, 8 की स्क्वायर कितनी होती है 64। तो आगे हल करते हैं। 49 और 64 को जोड़ लेंगे, 49 और 64 को जोड़ लेते हैं तो AC की स्क्वायर बराबर में मान क्या, 9 और 4 13, 6 और 4 10 और एक आंसर 11, तो 113 आ गया। अब इसका ये स्क्वायर हटाएंगे तो AC बराबर में क्या आ जाएगा, इसके 113 के ऊपर क्या लग जाएगा रूट, जो कि आगे हल नहीं होगा, इसलिए यही वैल्यू हम रख लेते हैं किसकी, AC की वैल्यू। तो यहाँ से हमने ज्ञात कर ली है AC की वैल्यू कितनी है, रूट में 113 जो वैल्यू है वो कर्ण भुजा की वैल्यू AC की हमने ज्ञात कर ली है। अब इस सवाल को करना बहुत आसान है, ध्यान दें कौन कौन सी वैल्यू चाहिए हमें, साइन, कॉस और ये वाली तो कोट है ही। सबसे पहले ध्यान दो, साइन की वैल्यू चाहिए और हमें चाहिए कोस की वैल्यू। कोई ए बी का कुछ भी नहीं है, सीधा थीटा, जो थीटा ही दिया है। तो सबसे पहले साइन की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि जो वैल्यू इसके अंदर हमको रखनी पड़ेगी। सबसे पहले साइन थीटा बराबर में क्या होता है, लंब बटा में कर्ण। तो बोलिए लंब कौन सी भुजा है, ए बी, लंब कौन सी भुजा है ए बी, कर्ण कौन सी भुजा है ए सी। तो बताइए लंब का मान कितना है 8, कर्ण का मान कितना है रूट में 113। पहली वैल्यू हमने निकाल ली है किसकी, साइन की, क्योंकि इसके अंदर रखना पड़ेगा मान। दूसरी किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी अपने, कोस की। तो दूसरी वैल्यू ये निकाल लेते हैं, कोस थीटा बराबर में क्या होता है, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा में कर्ण। आधार की वैल्यू कौन सी है, BC है, आधार BC है, कर्ण AC है। आधार BC का मान कितना है 7, कर्ण का मान कितना है रूट में 113। तो दोनों की वैल्यू हमारे पास में है। अब जब ये जो समीकरण जो ये दिया है हमें सवाल, उसके अंदर केवल इनके मान रखने हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 स्टार्ट कर लेते हैं। पहला स्टार्ट करेंगे, क्या लिखा है, 1 प्लस में साइन थीटा ब्रैकेट 1, यहाँ पे लिखा है 1 माइनस में साइन थीटा बटा में 1 प्लस कोस थीटा, आगे वाले ब्रैकेट में 1 माइनस में कोस थीटा। ध्यान दें ये जो लिखा गया है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, a प्लस बी माइनस ए प्लस बी ब्रैकेट बंद, आगे वाली संख्या a माइनस बी, जो क्या होता है a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो वो फॉर्मूला भी यहाँ पे लग रहा है, ये a है ये b है, तो a प्लस बी ब्रैकेट बंद, आगे वाले में a माइनस बी। तो इन दोनों फॉर्मूलों से, मतलब यहाँ पे जो संख्या लिखी गई है इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, इसको हम बदल सकते हैं। इससे आगे यहाँ लिखने की वजह मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इससे आगे हम इसको लिख सकते हैं a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर, a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर। चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ और यहाँ पर इसका कारण बता देते हैं कि ऐसा क्यों किया हमने। तो ये बन गया a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर बटा में, सेम नीचे भी ऐसा ही दिया गया है, 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, मतलब a प्लस बी a माइनस बी। तो ये भी क्या बन जाएगा, 1 की स्क्वायर माइनस कॉस थीटा की स्क्वायर। अब इनका कारण यहाँ लिख देते हैं क्या, कि a प्लस बी a माइनस बी बराबर क्या होता है, a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हमने इसको
इस रूप में बदल दिया है, ये साइन थीटा था। चलिए आगे हल करते हैं। आगे ध्यान देंगे, एक की स्क्वायर आपको पता क्या होती है, एक ही होती है, माइनस साइन थीटा की स्क्वायर होती है साइन स्क्वायर थीटा बटा में एक की स्क्वायर एक ही होगी माइनस कोस थीटा की स्क्वायर होती है कोस स्क्वायर थीटा। आराम से समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। अब ध्यान दें, एक माइनस में साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और एक माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। अब ऐसा क्यों है, तो ध्यान देंगे, जब मैंने आपको सबसे पहले फॉर्मूले बताए थे तो उसके अंदर क्या था, ध्यान दीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होता है, एक, और जब कोस को आगे भेजते हैं तब ये साइन स्क्वायर थीटा बराबर में एक माइनस में क्या हो जाता है, कोस स्क्वायर थीटा, अर्थात एक माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर में हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, और एक माइनस में साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है। एक माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा रखना है। तो इसका कारण चाहे तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, रीजन क्या था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक। तो यहाँ पे बना देंगे आगे कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक माइनस में कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक माइनस में क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमने यहाँ पर इसके फॉर्मूला ये ऐसा रूप क्यों बदला उसका कारण यहाँ पे लिख दिया है। चलिए आगे हल करते हैं। आपको पता है कोस बटा में साइन किसका मान होता है, कोट थीटा, और जब कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा है तो वो क्या बन जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो यहाँ पर मान क्या आ जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा। अब कोट स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होता है, कोट स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होता है, अब ध्यान देंगे, जो कोट लाल बटा में कक्का, उस फॉर्मूले को यदि देखें कि लाल बटा में कक्का साइन कोस टेन और ये कोट है, कोट थीटा बराबर क्या हुआ, आधार बटा में लंब, क्या हो जाएगा, आधार बटा में लंब। तो कोट थीटा बराबर में आधार कौन सी भुजा है, BC है, आधार कौन सी भुजा है, BC है, लंब कौन सी भुजा है, लंब कौन सी भुजा है अपने पास में AB है, लंब कौन सी भुजा है, AB है। तो इनकी भी क्या करेंगे, दोनों की स्क्वायर करेंगे, इन दोनों की भी क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, क्योंकि कोट थीटा बराबर होता है आधार बटा में लंब। तो आधार BC लंब AB, यहाँ से समझ में आया। अब आगे हल करते हैं। BC का मान बोलिए, BC का मान है 7, BC का मान कितना है, 7। फिर उसके बाद में BC का मान 7 है, AB का मान कितना है, 8, AB का मान कितना है, 8, और दोनों की क्या है, होल स्क्वायर, अर्थात जब इसकी स्क्वायर हटेगी तब 7 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी, 49, और 8 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी, 64। तो पहले का आंसर हमने निकाल लिया 49 बटा में कितना, 64, 49 बटा में 64। ये भी कोट स्क्वायर है। और जो दूसरा जो मान पूछा है हमसे क्वेश्चन नंबर 2, उसमें भी कोट स्क्वायर का ही मान पूछ लिया गया है। तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर यही आ जाएगा, कौन सा, BC अपॉन AB की होल स्क्वायर, अर्थात आधार बटा में लंब की होल स्क्वायर बराबर में वही चीजें 7 बटा में 8, 7 आधार है, 8 लंब है, इसकी स्क्वायर कर देंगे तो ये भी कितना आएगा, 49 बटा में 64, 8 8 64 और 7 7 49। हमारे पास में दोनों मानों की वैल्यू 49 बटा में 64 और 49 बटा में 64 आ चुकी है। देखिए यहाँ पे हल किया था हमने, साइन कोस के मान भी निकाले थे किंतु इनकी आवश्यकता नहीं पड़ी, और सीधे ही मान हमारे कोस अपॉन साइन आया, उसको हमने बदल के सीधा कोट में चेंज कर लिया। तो ये हमारा आंसर सही आया है। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए आगे हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर, अब हम हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखें भी। कहता है कि यदि 3 कोट A, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 है कि यदि 3 कोट A बराबर में 4, तो जांच कीजिए
1 माइनस में tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए है या नहीं। मतलब इन दोनों के मान बराबर में आएंगे या फिर नहीं आएंगे। देखो सारे मान किस में दिए गए हैं, ए के सापेक्ष में दिए, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी है, और ये भी यहाँ पर भी ए के सापेक्ष में दिए हैं। तो हम ट्राइंगल में इसको सबसे पहले इसको एक ट्राइंगल में ड्रॉ कर लेते हैं। तो आंसर अपने यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं भाई, उत्तर हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एक ट्राइंगल बना लेते हैं, एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ट्राइंगल बना लिया, ए के सापेक्ष में पूछा है तो ए को हम यहाँ मानेंगे, ए यहाँ तो बी यहाँ, और ये सी बन गया, बी हो गया अपना समकोण। अब ध्यान दें लिखा क्या है उसको पहले लिख लेते हैं। लिखा है कि 3 कोट ए बराबर में लिखा है 4, तो 3 के और कोट के बीच में तो गुणा का निशान है, इसको आगे भेजेंगे तो कोट ए बराबर में क्या आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा। आपको पता है कि कोट थीटा बराबर में होता क्या है, आधार बटा में लंब। कोट थीटा बराबर में क्या होता है, आधार बटा में लंब। ये होता है आधार और ये क्या होता है, लंब। तो ये बना लेंगे अपने आधार और इसे लिख देंगे लंब। तो ध्यान दें अब यहाँ पर जो वैल्यू बनी है ए के सापेक्ष में थी, तो ए के सापेक्ष में बताइए कि आधार कौन सी भुजा होगी, आधार होगी ए बी भुजा। तो ए बी भुजा का मान कितना आ गया हमारे पास में, यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान है 4। फिर लंब, लंब कौन सी भुजा होगी, बी सी भुजा। बी सी भुजा का मान कितना निकाल लिया हमने, 3। ये वाली भुजा भी आ चुकी है। अब एक भुजा बच गई कौन सी, ए सी, कर्ण भुजा, सबसे बड़ी भुजा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सा, ए बी सी में, ट्राइंगल ए बी सी में कौन सी प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। एबीसी में पाइथागोरस ये प्रमेय लगाने से आगे हल करते हैं। सबसे पहले कर्ण की स्क्वायर, कर्ण की स्क्वायर, कर्ण कौन सी भुजा है, ए सी है, तो क्या बना देंगे, ए सी की स्क्वायर बराबर में आधार की स्क्वायर मतलब ए बी, आधार की स्क्वायर मतलब ए बी की स्क्वायर, प्लस में लंब की स्क्वायर मतलब बी सी। लंब कौन सी भुजा है, बी सी की स्क्वायर, क्योंकि ए के सापेक्ष में बी सी लंब है और ए बी आधार है, ए सी कर्ण है। ध्यान दें ए सी का मान हमें ज्ञात करना है, तो ए सी की जगह तो रहेगा ए सी बराबर में ए बी। ए बी का मान कितना है, 4 है, ए बी का मान है 4, यहाँ पे 4 रख देंगे। बी सी का मान कितना है, 3, तो यहाँ पे 3 रख देंगे। तो ए सी स्क्वायर बराबर में, ए सी स्क्वायर बराबर में क्या आ रहा है, 4 की स्क्वायर होती है 16 और 3 की स्क्वायर कितनी होती है, 9। अब 16 और 9 को जोड़ देते हैं, 16 और 9 को ऐड कर लेते हैं। जब 16 और 9 को ऐड करेंगे तो हमारे पास मान कितना आ जाता है, 25। मान कितना आ जाता है, 25। ए सी की स्क्वायर बराबर मान आ गया है 25। तो ए सी बराबर क्या होगा, जब इसकी स्क्वायर हटेगी तो सामने वाली संख्या पर आपको पता है क्या लगता है, वर्गमूल का निशान। और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 25 का वर्गमूल आपको पता है कितना होता है, 5। 25 का वर्गमूल होता है 5। अब ए सी की वैल्यू हमें प्राप्त हो चुकी है जो कि कितनी है, 5 है। ए सी की वैल्यू हमने निकाल ली है 5। तो हमारे पास में तीनों वैल्यू हमारे पास में है। अब tan ए की वैल्यू मतलब tan की वैल्यू ज्ञात करनी है, cos की वैल्यू ज्ञात करनी है और sin की वैल्यू ज्ञात करनी है। और तीनों ही वैल्यू किसके सापेक्ष में है, ए कोण ए के सापेक्ष में है। तो सबसे पहले हमने वैल्यू बना लेते हैं। सबसे पहले लिखते हैं tan ए की वैल्यू क्या होगी, tan ए बराबर, अब tan ए की वैल्यू बताओ भी, tan थीटा बराबर में क्या होता है, लंब बट्टा में आधार, लंब बट्टा में आधार। लंब कौन सी भुजा है, बी सी, लंब कौन सी भुजा है, बी सी। आधार कौन सी भुजा है, ए बी। तो लिख लेंगे बी सी का मान कितना है, 3 और आधार का मान कितना है, 4। तो tan की वैल्यू है 3/4। पहली वैल्यू हमने निकाल ली है। दूसरी है cos ए, इसकी आवश्यकता पड़ेगी, तो यहाँ से cos ए की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। ध्यान दें cos थीटा बराबर में क्या होता है, आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण। आधार कौन सी भुजा है, ए बी, आधार ए बी और कर्ण है ए सी, कर्ण है ए सी भुजा, कर्ण ए सी। ए सी का मान हमने निकाला था जो कितना था, 5 और आधार का मान कितना है, 4। तो ये आया 4/5। तीसरी वैल्यू बच चुकी है, कौन सी है, वो है साइन। यहीं पे बना लेते हैं साइन ए, साइन ए, साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा में कर्ण। तो ध्यान दें लंब का मान कितना है, लंब का नाम है बी सी और कर्ण का है ए सी। लंब का मान है 3, कर्ण का मान है 5।
तो ये क्या बन गया 3/5। तो जो इस सवाल को हल करने के लिए हमें तीनों वैल्यू चाहिए थी वो तीनों वैल्यू हमने निकाल ली है। अब क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, 1 माइनस में tan स्क्वायर a बटा में 1 प्लस में tan स्क्वायर a बराबर में लिखा है cos स्क्वायर a माइनस में sin स्क्वायर a। चलिए इसको हल करते हैं। बस अब तो मान रखने हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर जो अपने वैल्यू निकाली है वो tan a की है और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है tan स्क्वायर a। इसका मतलब इनकी भी क्या हो जाएगी, स्क्वायर हो जाएगी। तो चलिए इनको लिख लेते हैं, आगे हल करते हैं। बराबर में 1 का 1 है माइनस tan स्क्वायर a। tan की वैल्यू क्या थी, tan की वैल्यू थी 3/4। तो tan की स्क्वायर है तो इनकी भी क्या हो जाएगी, स्क्वायर। आगे अब ये मेन बटा हमने बना दिया है और नीचे वाली वैल्यू लिख देते हैं 1 प्लस इधर क्या लिखा है tan स्क्वायर a वापस। तो tan की वैल्यू आपको पता है 3/4 थी तो इनकी भी क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। tan की स्क्वायर तो इनकी भी स्क्वायर हो जाएगी। बराबर कोस की वैल्यू कितनी निकाली थी 4/5। 4/5 कोस की स्क्वायर है तो इन वैल्यू की भी स्क्वायर हो जाएगी। माइनस साइन की वैल्यू थी 3/5। 3/5 इनकी भी क्या हो जाएगी, अब होल स्क्वायर हो जाएगी। तो यहाँ से इनकी स्क्वायर हल होती है तो ये वैल्यू क्या बनती है 1 माइनस में 3 की स्क्वायर हल करते हैं तो 3 की स्क्वायर कितनी होती है 9। 4 की स्क्वायर कितनी होती है 16। तो ये तो वैल्यू आ गई ऊपर तो 1 माइनस में 9/16 और नीचे जो वैल्यू आएगी वो है 1 प्लस में 9/16। इधर वैल्यू कौन सी बन रही है, इधर ऊपर 16 बटा में कितना आया 25 माइनस 3 थी कितना हो गया 9 और 5 की स्क्वायर हो जाती है कौन सी भाई 25। आगे हल करते हैं। 16 का गुणा कर लेंगे 1 से, एलसीएम लेना आपको आता होगा। 16 इंटू 1 16, 16 में से 9 घटाएंगे, 16 में से ऊपर वाले ये 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास में, ध्यान देंगे 16 एकम 16, 16 में से 9 घटाएंगे तो हमारे पास में मान कितना बचेगा 7। कितना बचेगा 7। 7 बटा में ऊपर तो आया 16 और नीचे मेन बटा में 16 एकम 16, 16 में यहाँ पर 9 जुड़ेंगे क्योंकि यहाँ प्लस है तो जुड़ेंगे तो नीचे मान कितना आ जाएगा 25 बटा में 16। 16 यहीं पे रहेगा। इधर वाली वैल्यू को चेक कर लेते हैं ये यहाँ पर क्या आया है। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेना आपको आता है। यहाँ पे हर में यहाँ 25 यहाँ पर भी 25 तो एलसीएम भी कितना आएगा इनका 25। तो ऊपर वाली वैल्यू सेम रहती, जब हर और एलसीएम सेम होता है तो ऊपर वाली वैल्यू सेम रहती है। 16 माइनस में 9 क्योंकि पहले 25 का 25 में भाग लगाएंगे तो 1 पे जाएगा, 1 का गुणा 16 से करेंगे तो 16 एकम 16, ऐसा ही 9 के साथ होगा तो सेम वैल्यू वापस आ गई। देखिए अब 7 16 के ऊपर 7 बैठा है तो 16 भागेगा नीचे और 16 के ऊपर 25 बैठा है तो ये 16 भागेगा ऊपर। ठीक है तो इसको लिख लेते हैं। ऊपर क्या रह गया अब 7 है, ये 16 ऊपर जाएगा तो इसके नीचे यहाँ पे भाग में था ऊपर जाते गुणा में हो जाएगा। अब नीचे यहाँ पर क्या था 25 लिखा हुआ था, ऊपर से क्या आ गया 16 बराबर। आगे हल करते हैं। 16 माइनस में 9, 16 माइनस में 9 तो यहाँ पे कितना बचेंगे भाई, यहाँ पर बचेगा आपके पास में 7 बटा में 25 और 16 से 16 कैंसिल हो जाते हैं तब यहाँ पर भी कितना बन रहा है 7 बटा में 25। यहाँ पर हमारे पास मान कितना बन रहा है 7 बटा में 25 बराबर है किसके 7 बटा में 25। इसका मतलब यह हुआ कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर है किसके, राइट हैंड साइड के। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसके, राइट हैंड साइड के। यही हमें सिद्ध करके बताना था। जो हमारा क्वेश्चन था वो भी यही था कि भी क्या दोनों मान आपस में बराबर है या नहीं। तो हम कह देंगे कि हाँ दोनों मान बराबर हैं, अर्थात हमने जो ये बात लिखी है वो इसको सत्य सिद्ध करके बता रही है कि दोनों मान बराबर हैं। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा, ऐसी संख्याओं को रखना भी अब आ गया होगा। तो एलसीएम लेना आपको आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो इस वीडियो को दोबारा देखें, इस क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा, आपको एलसीएम लेना भी आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से 16 एकम 16 बना और माइनस कितना करेंगे ऊपर वाली संख्या 9 तो कितना बचेगा 7 बटा में 16 यहाँ पे रहेगा। ये एलसीएम रह गया इसका। 16 एकम 16 में 9 जोड़ेंगे तो ये बनेगा 25 बटा में 16 रहेगा। यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में 16 है, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में 16 है, मतलब हर में 16 है। तो यहाँ से 16 आपस में कट सकते थे, किंतु मैंने एक स्टेप और लिया था कि आपको अच्छे से समझ में आए।
ये 16 नीचे आया और ये 16 ऊपर जाएगा, तो 16 से 16 कैंसिल हुआ, तो यहाँ पर बचा 7/25। और इधर देखें भी 25 एलसीएम आ गया, इधर 25, यहाँ 25 एलसीएम है, ऊपर वाली संख्या सेम रहेगी। 16 में से 9 घटाएंगे तो 7, यहाँ पर 7 बचेगा। 7/25 इधर आया, इधर भी 7/25, तो दोनों साइडें बराबर है, अर्थात हमारा जो क्वेश्चन दिया है उसके अंदर दोनों मान बराबर होते हैं। लेफ्ट हैंड साइड बराबर होती है किसके, राइट हैंड साइड के। चलिए अब सवाल करते हैं आगे वाला, सवाल नंबर 9। चलिए हल करते हैं सवाल नंबर 9। सवाल को जरा ध्यान से देखेंगे भाई। सवाल क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर में 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आंसर अपने जब स्टार्ट करते हैं तब हमें एक ट्रायंगल बना लेना चाहिए। इससे क्या होता है, चीजें अच्छे से समझ में आ जाती है, लंब कर्ण सब ध्यान में रहते हैं। तो पूछा है A के सापेक्ष में, और यहाँ पर देखें भी C भी दिया है, A भी दिया है, तो अब जहां मर्जी आप मान लीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। किंतु सबसे पहले ध्यान दें, जो वैल्यू जो हमें दी जा रही है वो A के सापेक्ष में दी जा रही है, क्योंकि इसकी वैल्यू से ही इनकी जो वैल्यू है उनको निकालेंगे। तो A के सापेक्ष में दिया तो A यहाँ मानेंगे, A यहाँ, तो B यहाँ आएगा और यहाँ C आ जाएगा। अब ध्यान दें, B को बना देते हैं समकोण, क्योंकि ये तो लिखा है जिसका कोण B क्या है, समकोण है। B समकोण हो गया, A के सापेक्ष में दिया मान है तो यहाँ पर A आएगा। अब ध्यान दें, लिखा क्या है, लिखा है tan A बराबर में 1/√3 लिखा है। अब आपको पता है tan थीटा बराबर में होता क्या है, लंब बटा में आधार होता है। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में क्या होता है, आधार। लंब बटा में आधार होता है। तो जो ये एक वैल्यू दी है वो तो लंब की वैल्यू है, ये एक यहाँ आएगा। आधार की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में, √3। अब ये जो वैल्यू बची है उस वैल्यू को अपने निकाल लेंगे, जो कि आपको आता है, अब तक आप सीख गए हैं। वो किससे ज्ञात करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से प्रमेय लगा देते हैं। कर्ण का हमें मान ज्ञात करना है, तो AC की स्क्वायर बराबर में आधार की स्क्वायर, आधार कौन सा है हमारे पास में, AB है, तो AB की स्क्वायर प्लस में लंब कौन सा है, BC है, BC की स्क्वायर। तो AC की स्क्वायर बराबर में आधार की स्क्वायर मतलब कि √3 की स्क्वायर प्लस में BC की स्क्वायर मतलब कि 1 की स्क्वायर। अब ध्यान देंगे भाई, AC की स्क्वायर बराबर में √3 की स्क्वायर कितनी हो जाती है, 3 हो जाती है, क्योंकि स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, आंसर बचेगा हमारे पास में 3 प्लस 1 की स्क्वायर 1 होती है। तो AC की स्क्वायर बराबर में 3 और 1 कितना हो गया, 4। तो AC बराबर में क्या आ जाएगा, 4 पर रूट का निशान लगेगा और AC का मान 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। तो AC की वैल्यू हमारे पास में कितनी ज्ञात हो चुकी है, हमारे पास में 2। तो हमने तीनों वैल्यू चाहिए थी, तीनों वैल्यू हमने ज्ञात कर ली है। अब बात आती है कि भाई हमें एक तो मान चाहिएगा sin A का, एक चाहिएगा cos C का, फिर cos A का, sin C का, मतलब दोनों साइडों से हमें मान ज्ञात करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले ज्ञात करते हैं sin A को, यहीं पे बना लेते हैं। चलिए यहाँ बनाते हैं, ऊपर यहाँ से लिखते हैं sin A। क्या लिखा है, sin A। ध्यान दीजिएगा, sin A, sin थीटा बराबर होता क्या है, लंब बटा में कर्ण। ध्यान दीजिएगा, लंब का मान कौन सा है, यहाँ पे लिख लेते हैं अलग अलग। वैसे देखो यहाँ पे अपने को नजर आ रहा है। अब A के सापेक्ष में मान लेंगे तो लंब कौन सा है, BC है। लंब कौन सी भुजा है, BC है, ठीक है। कर्ण कौन सी भुजा है, AC है। कर्ण कौन सी भुजा है, AC है। BC का मान बोलिएगा तो 1 है, AC का मान कितना है, 2 है। तो हमारे पास में जो sin A का मान आया वो कितना आया है, 1/2। उसके बाद में मान किसका ज्ञात कर लेते हैं, cos C का, cos C का मान। ध्यान दें, cos C का मान निकालेंगे तो C के सापेक्ष में मानना पड़ेगा। C के सापेक्ष में मानेंगे तो C के सापेक्ष में सामने वाली भुजा ये लंब भुजा बन जाएगी। तो इस बार लंब का मान कितना हो जाएगा, √3। आधार का मान हो जाएगा 1, कर्ण भुजा सेम रहेगी। और cos थीटा बराबर होता क्या है, cos थीटा बराबर होता है आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण।
तो सी के सापेक्ष में आधार ये वाली भुजा है, आधार ये वाली भुजा है, तो आधार मतलब भुजा का नाम बोलेंगे तो बी सी बटा में कर्ण का नाम बोलेंगे तो ए सी। आराम से ध्यान से इसको देखें, समझ में आएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई मुश्किल वाले सवाल नहीं है। बी सी ये आधार बन चुका है और यहाँ पर क्या आ चुका है ए सी। बी सी का मान कितना है 1 है, ए सी का मान कितना है 2 है। तो जब ये सवाल आप इसको देख रहे हैं तो साथ के साथ में बोलते रहिए कि भाई इसका मान ये है, इसका मान, इससे क्या आपका दिमाग चलता रहेगा और चीज़ें समझ में आती रहेंगी। ध्यान दें, साइन ए का मान ज्ञात हो गया। अब बारी किसकी है भाई, साइन सी है ना दिया हो, ये रहा, इसकी आवश्यकता पड़ेगी तो यहीं पर ज्ञात कर लेते हैं साइन सी का मान। साइन सी का मान साइन थीटा बराबर आपको पता है होता है लंब बटा में कर्ण, ये तो फिक्स रहता है। अब ध्यान देते हैं ये लंब है कौन सा और कर्ण तो फिक्स रहेगा ही। ध्यान दो, सी के सापेक्ष में मानना है तो सी के सापेक्ष में ये वाली भुजा लंब होगी तो इसके लिए लंब क्या बन जाएगा, अब ए बी है, लंब है ए बी, कर्ण ए सी है ही, बराबर ए बी का मान कितना है √3 और ए सी का मान कितना है 2, तो मान बन गया √3 बटा में 2। आगे वाला देखो कोस सी, तो कोस ए का मान ज्ञात कर लेते हैं। कोस ए बराबर कोस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा में कर्ण, आधार ए के सापेक्ष में, ए के सापेक्ष में आधार कौन सा है √3 है, मतलब ए बी है और कर्ण ए सी है ही। तो आधार का मान है हमारे पास में ए बी और कर्ण है ए सी कोस ए, ए के सापेक्ष में। ए बी का मान √3 है, ए बी का मान कितना है √3 और ए सी का मान कितना है 2। तो लीजिए हमने ये जो 4 मानों की आवश्यकता पड़ेगी चारों को ज्ञात कर लिया ताकि दोनों सवाल हो जाएं आराम से। अब क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। इसके अंदर जो पहला पार्ट जो पूछा है, पहला क्या लिखा है कि साइन ए कॉस सी प्लस, इनके बीच में गुणा का निशान है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कोस ए गुणा में साइन सी, पहला पॉइंट हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब इसको हल कर लेते हैं, इसको हल करेंगे तो आगे स्टार्ट कर लेते हैं। साइन ए की जगह साइन ए का मान रख दीजिए, साइन ए का मान कितना है 1/2 गुणा कॉस सी का मान रख लीजिए, कॉस सी का मान हमने ज्ञात किया था वो भी कितना था 1/2 प्लस कोस ए का मान, कोस ए का मान हमने ज्ञात किया था √3/2, फिर गुणा साइन सी का मान, साइन सी का हमने ज्ञात किया था कितना था √3/2। देखिए वैल्यू बराबर चल रही है। अब इनको हल कर लेते हैं, 1 का गुणा 1 से होगा, 2 का गुणा 2 से होगा, तो 1 एकम 1 और 2 दुए 4 प्लस √3 का गुणा √3 से। जब भी रूट वाली संख्याएं यदि एक जैसी हैं और उनका गुणा किया जाए तो उनका रूट हट जाता है और अंदर जो वैल्यू है वो एक बार आ जाती है, तो मतलब √3 इंटू √3 क्या हो जाता है सीधा 3 हो जाता है। 2 दुए कितना हो जाएगा 4, 2 गुणा 2 4 बन गया। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम कितना आएगा, आगे यहाँ पे हल कर रहा हूँ, इनका एलसीएम आ गया है कितना 4। एलसीएम और यहाँ पर देखो नीचे वाली संख्या और यहाँ वाली संख्या सेम होती है तो ऊपर वाली संख्या सेम आ जाती है, तो ऊपर वाली संख्या 1 प्लस में 3, 1 प्लस 3 सेम रहेगा, 3 और 1 मतलब 4, 4/4 अर्थात आंसर कितना आ गया, यहाँ पर कितना आ जाएगा आंसर 1। तो जो पहला प्रश्न था उसका आंसर हमारे पास में कितना प्राप्त हो चुका है 1। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि लिख लेते हैं, क्या है कोस ए और है कोस सी माइनस गुणा है इनके बीच में, माइनस है साइन ए गुणा में साइन सी। चलिए नंबर 2 को हल कर लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। कोस ए, अब बोलिए भी कोस ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे लिखी है 3/2 गुणा कोस सी की वैल्यू कितनी है 1/2 माइनस साइन ए की वैल्यू कितनी है 1/2 गुणा साइन सी की वैल्यू है √3/2। सबकी वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी है। अब आगे हल करते हैं। √3 का गुणा 1 से होगा तो ये बनेगा √3, 2 का गुणा 2 से होगा तो बनेगा 4, माइनस 1 का गुणा √3 से होगा तो बनेगा √3, 2 का गुणा 2 से होगा तो बनेगा 4। √3/4 में से √3/4 ही घटाएंगे तो आंसर क्या बनेगा हमारे पास में 0। आंसर क्या बनने वाला है 0। तो इस प्रकार से हमने इन दोनों सवालों को हल किया, दोनों सवालों के आंसर हमने निकाल लिए हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से ये समझ में आए होंगे। तो आप इस 9 नंबर सवाल को, तो ये 9 नंबर सवाल है उसका स्क्रीनशॉट
ले सकते हैं। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया। बड़ा ही आसान सा सवाल था, और कोण में सी के सापेक्ष मानना, ए के सापेक्ष मानना, ये सब कुछ आप आसानी से सीख गए होंगे। चलिए आगे करते हैं। अब आपके इस 8.1 से रह गए हैं मात्र 2 ही सवाल यहाँ पर अब बाकी बचते हैं। उन दोनों सवालों को अपने अब हल करते हैं, सवाल नंबर 10 और सवाल नंबर 11। चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 10, सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 10, ध्यान से देखेंगे, इस सवाल को समझेंगे भी। दिया है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। तो सबसे पहले अपने त्रिभुज ही बना लेते हैं। उत्तर स्टार्ट कर लेते हैं भाई। यहाँ से यहाँ पर हमें दिया है कि भाई इसका कोण Q समकोण है, ये Q है, इसको समकोण बना इसको बता देते हैं। फिर भी दिया है, देखो यहाँ पे P और P, मतलब सारे मान P के सापेक्ष में दे रहा है, तो P को यहाँ मानेंगे, P यहाँ, Q यहाँ, तो यहाँ क्या आ जाएगा R। अब जो ये मान दिए हैं उनको देखते हैं। दिया है PQ 5 सेंटीमीटर है, PQ ये कितना है 5 है, ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर है। फिर दिया है PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर है, मतलब PR QR ये पूरी भुजा 25 की है। तो अगर इसको अपने x मानेंगे तो ये वाली भुजा क्या रह जाएगी, 25 माइनस x हो जाएगी, क्योंकि ये पूरी भुजा का मान जब 25 है, एक भुजा को x मानते हैं, तो बाद वाली जो भुजा बचेगी वो 25 माइनस x हो जाएगी। तो इसको पहले लिख लेते हैं। ध्यान दें, PQ बराबर दिया है हमें 5 सेंटीमीटर। फिर दिया है PR प्लस में QR बराबर में दिया है 25 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये दोनों वैल्यू तो हमें क्या गई है, क्या है भाई, ये तो दिया गया है, ये तो दिया गया है। तो माना क्या माना कि PQ को मान लेते हैं। PQ बराबर हम मान लेते हैं कितना भाई, x सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो PQ बराबर x सेंटीमीटर होगा, तो PR बराबर क्या हो जाएगा, PR बराबर देखो QR को भेजेंगे उधर, तो ये माइनस में जाएगा, तो 25 माइनस x हो रहा है ना, तो PR बराबर में क्या हो जाएगा 25 माइनस में x सेंटीमीटर। अब हमारे पास में ये वैल्यू x हो गई है और ये वैल्यू है वो 25 माइनस में x हो गई है। कर्ण का मान 25 माइनस में x है, तो ये वैल्यू x है, ये लंब है, ये आधार है। तो अब जब हमें मान याद करने हैं वो वाले ये रहे कि साइन p है, कोस p है, टेन r है, इनके ज्ञात करने हैं। किंतु यहाँ पर हमारे पास में कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, तो फिक्स वैल्यू नहीं होने के कारण इनके मान तब तक ज्ञात नहीं हो जब तक हमारे पास में लंब और कर्ण की फिक्स वैल्यू ना आ जाए। तो उसके लिए इनकी वैल्यू निकालने वाला फॉर्मूला कौन सा भी, पाइथागोरस प्रमेय से। आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण की स्क्वायर मतलब कि PR की स्क्वायर बराबर में आधार की स्क्वायर मतलब QP की स्क्वायर या PQ की स्क्वायर प्लस लंब की स्क्वायर मतलब QR की स्क्वायर। PR का मान कितना है 25 माइनस एक्स, तो लिख देंगे 25 माइनस एक्स की स्क्वायर बराबर, आगे क्या लिखा है QP या PQ बोल दें, जो कि आधार है। आधार का मान कितना दिया है हमें, ये रहा कितना 5 प्लस QR या फिर RQ, इसका मान हमने माना है वो कितना है x की स्क्वायर हो जाएगी। अब आगे इसको हल करते हैं। ध्यान देंगे, यहाँ पर एक फॉर्मूला लग रहा है, कौन सा, a माइनस बी की होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग रहा है। फॉर्मूला कौन सा होता है, a माइनस बी। यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है a माइनस बी की होल स्क्वायर क्या होती है, a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर माइनस 2ab, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा किसमें, यहाँ पर। तो इसको इसके पदों में खोलेंगे तो ये a है, ये b है, a की स्क्वायर मतलब 25 की स्क्वायर, a की स्क्वायर मतलब क्या करेंगे 25 की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर मतलब कि x की स्क्वायर माइनस 2 की जगह 2, a का मतलब क्या है 25, तो लिखेंगे 25 गुणा में लिखेंगे b यहाँ पर कौन है x है, तो bx है, लिख दिया बराबर, ये वाला बराबर आ गया 5 की स्क्वायर हल कर दें कितने आएगी 25, और इधर x की स्क्वायर हल करेंगे तो ये क्या बन जाएगी x स्क्वायर बन जाएगा। आगे हल करते हैं, उम्मीद आपको दिख रहा होगा।
ये हल करते हैं। 25 की स्क्वायर कितनी होती है? 625। 25 की स्क्वायर 625। एक्स की स्क्वायर होती है एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुणा में 25 कितने हो जाएंगे? 50 और गुणा में एक्स तो साथ में आ जाएगा एक्स बराबर में इधर क्या लिखा हुआ है? 25 प्लस में एक्स स्क्वायर। अब एक्स वाले पदों को ले आए एक तरफ और अंकों को भेज दें एक तरफ। जो ये साधारण अंक है वो तो चले जाएंगे उधर और एक्स वाली वैल्यू आ जाएगी इधर। तो एक्स इधर प्लस में, इधर आते किस में होगा? माइनस में। इधर क्या लिखा हुआ है पहले से? इधर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस में 50x और उधर से एक्स स्क्वायर आएगा प्लस वाला, तो इधर आते किस में हो जाएगा? माइनस में बराबर इधर 25 प्लस में है 625, उधर जाके किस में हो जाएगा? माइनस में। तो ध्यान दें भाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में आपस में कैंसिल हो गए। इधर क्या बचा है हमारे पास में? माइनस में 50x बराबर इधर 625 में से 25 घटाएंगे तो आंसर माइनस में है क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है। तो आंसर आया इधर 25 घटाने पर आंसर आया माइनस में 600। माइनस से माइनस कैंसिल तो x बराबर क्या आ जाएगा? 600 बट्टा में क्या लग जाएगा? 50। 0 से 0 कैंसिल, तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारे पास में? 12। x की वैल्यू कितनी आ गई है? 12। अब आपको पता है कि x की वैल्यू असल में क्या थी। x था क्या? x बराबर था x बराबर 12, मतलब x को हमने माना था किसको? PQ को माना था। तो PQ की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 12 आ चुकी है। अब PQ की वैल्यू 12 है तो PR की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। PR मतलब 25 माइनस में x था। PR क्या था? 25 माइनस में x था। x की वैल्यू कितनी निकाल लिया हमने? 12। 25 माइनस में 12, तो PR की वैल्यू क्या आ जाएगी? PR की वैल्यू देखो, 25 में से 12 घटाइए, आंसर कितना आएगा? 13। आंसर कितना आएगा? 13। तो PR की वैल्यू है अब 13 और QR की वैल्यू कितनी है? 12। फिर एक बच गई कौन सी? आधार। लिख लेते हैं यहीं पर आधार, जो कि क्या था? PQ। PQ का मान कितना है? 5। तो हमारे पास में तीनों मान हमारे पास में है। अब जो जो मान पूछे हैं उनको आसानी से अपने ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले क्या पूछा है? साइन P पूछा है। आपको पता है साइन P, साइन थीटा, P ये रहा, P के सापेक्ष में मानेंगे तो साइन थीटा बराबर में क्या होता है? लंब बटा में कर्ण। लंब बटा में कर्ण। लंब का मान बोलिए कितना है? लंब कौन सी भुजा थी? PQ थी। PQ भुजा जो कि क्या थी? लंब थी। इनके नाम लिख लेते हैं। PR कौन सी भुजा है? कर्ण। ये कौन सी भुजा है? कर्ण भुजा है। तो साइन P, लंब कौन सी भुजा है? PQ बटा में कर्ण कौन सी भुजा है? PR PQ का मान बोलेंगे तो 12, कर्ण का मान बोलेंगे तो 13, तो 12 बटा में 13। उसके बाद में कौन सा मान दिया है? कोस P। क्या दिया है आगे वाला? कोस P। अब बोलिए भी, कोस बराबर क्या होता है? आधार बटा में कर्ण। आधार बटा में कर्ण। आधार की वैल्यू क्या है? PQ है। आधार की वैल्यू क्या है? PQ। कर्ण की वैल्यू क्या है? PR। कर्ण की वैल्यू है PR। तो PQ का मान 5 है और PR का मान कितना है? 13 है। तो 5 बटा में 13 आ चुका है। लास्ट बच गया कौन सा? tan P। कौन सा बचा है? tan P बराबर, अब tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा में आधार। लंब का मान कौन सा है? लंब है हमारे पास में ये रहा, कौन सा है? PQ। लंब है PQ और आधार कौन सी भुजा है? P। लंब PQ है और आधार है PQ। अरे भाई ये QR है। PQ का मान हमने निकाल लिया था क्या? ये कौन सी है? ये QR है। ये है QR। लंब है QR। ध्यान देंगे भाई, QR लंब है कौन सी भुजा? PQ और ये बन गया अब QR। माफी चाहूंगा भाई, ये QR है और आधार है कौन सा? QP। आधार है कौन सा? QP या PQ। तो QR का मान कितना है? 12 है और QP का मान कितना है? 5 है। तो ये आंसर कितना आ गया? 12 बटा में 5। थोड़ा एक बार चेक कर लेते हैं कि कोस P आधार बटा में क्या होता है? कर्ण होता है। आधार हमारे पास में 5 है, ठीक है। कर्ण हमारे पास में कितना था? 13 था, बिल्कुल ठीक है। साइन P लंब बटा में कर्ण होता है। लंब होता है, ये यहाँ पे लंब है। लंब का मान हमने निकाला था 12, बिल्कुल ठीक है 12। कर्ण का मान 13, तो ये वाली वैल्यू सभी सही है। उम्मीद है आपको सवाल नंबर 10 अच्छे से समझ में आया होगा और किसी प्रकार की कोई समस्या यदि होती है तो आप एक बार इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, इस सवाल को दोबारा देखिएगा, अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर जो सवाल दिया था उसमें हमें केवल एक वैल्यू दी थी और इन दोनों वैल्यू का जोड़ दिया था कि भाई QP
ये जो क्यू आर और पी आर, ठीक है ना, इनका मान हमें 25 दिया था, तो हम क्या करते, एक को हमने x माना तो दूसरा 25 माइनस में x हो जाएगा। फिर पाइथागोरस प्रमेय लगाई, प्रमेय का फॉर्मूला लगा दिया, कर्ण स्क्वायर बराबर में आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। तो अब यहाँ पर जब ये फॉर्मूला लगाते हैं, जो 25 माइनस में x की होल स्क्वायर करेंगे, तब ये एक फॉर्मूले से खुलेगी जिसका नाम क्या होता है, a माइनस बी की होल स्क्वायर बराबर a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर माइनस 2ab। कुछ जगह ऐसा भी पढ़ाया जाता होगा कि a की स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b की स्क्वायर, वो एक ही चीज़ है। अब ध्यान दें, a की स्क्वायर मतलब 25 की स्क्वायर कर दी, b मतलब x की स्क्वायर, माइनस का माइनस, 2 की जगह 2, एक यहाँ पर 25 है, b यहाँ पर कितना x है, तो इनको हमने रख लिया। फिर 25 की स्क्वायर करेंगे 625 आया, x की स्क्वायर x स्क्वायर बन गया, माइनस 2 गुणा में 25 हुआ 50, x इंटू में x साथ में आ गया, ये वाला मान माइनस में। फिर इधर वाली वैल्यू 25, 5 की स्क्वायर 25 बनी थी, x की स्क्वायर x स्क्वायर बनाया था। फिर x वाले मानों को एक तरफ लेंगे और साधारण अंक है उनको लेंगे एक तरफ। तो आगे हमने कैसे किया, यहाँ पर बच्चे हमारे पास में कौन से 50x, और इधर 25 में से 625 घटाएंगे तो बचेंगे कितना 600, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x बराबर मान कितना आ गया था 600 बटा में 50, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 60 में 5 का भाग लग गया, आंसर आया था 12। अभी जो 12 वैल्यू आई थी वो हमारे पास में कौन सी भुजा में प्राप्त हो गई थी, लंब वाली भुजा हमें प्राप्त हो गई थी। x की वैल्यू 12 अर्थात वो क्या है, क्यू आर है, मतलब कि लंब वाली भुजा है। ठीक, अब उसके बाद में पी आर की वैल्यू याद करेंगे तो वो 25 माइनस में x था, तो x की वैल्यू 12 रख देंगे, 25 में से 12 घटाते ही मान आ गया कर्ण भुजा का कौन सा, कितना आया 13। आधार पहले ही दिया था हमें क्यू पी या पी क्यू जो था 5। उसके बाद में हमने इन सब के मान ज्ञात कर लिए हैं। उम्मीद है आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की, जो इस प्रश्नावली का सबसे जो लास्ट है, जो कि थ्योरी वाला है, समझने वाला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 11 कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित इनको बताना है। पहला लिखा है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो भाई होता है या नहीं होता इसको चेक कर लेते हैं, आंसर स्टार्ट करते हैं। चलिए ध्यान दें, tan a का मान आपको पता है कि tan a बराबर क्या होता है, tan a बराबर होता है लंब बट्टा में आधार, मतलब लंब बट्टा में आधार। अब यदि सदैव 1 से कम होगा, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि भाई जो लंब का मान सदैव आधार से कम ही रहेगा। ये तो कोई जरूरी नहीं है, लंब का मान तो ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, तो सदैव ऐसा हो आवश्यक नहीं है। इसलिए हम यहाँ पर एक बात लिख देंगे कि भाई यह इसमें एक बात, यह तभी संभव है जब लंब का मान आधार से कम हो, तभी संभव हो पाएगा, अर्थात नहीं हो पाएगा। क्योंकि यदि लंब का मान आधार से ज्यादा हो जाएगा तो भी इसका मान 1 से ज्यादा आ जाएगा, 1 से कम तो नहीं होगा। किंतु लंब का मान क्या हो, आधार से कम हो, किंतु ऐसा सदैव हो यह संभव नहीं है। संभव इसलिए नहीं है क्योंकि भाई लंब का मान आधार के मान से ज्यादा भी हो जाता है, जो कि हमने ऐसे सवालों में किया है। तो इसलिए अतः यह कथन असत्य है। यह कथन क्या है, असत्य है। तो जरूरी नहीं है कि लंब का मान सदैव या आधार से कम हो, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, यह कथन क्या है, असत्य है। अब नंबर 2 की बात कर लेते कि कोण ए के किसी मान के लिए sec a बराबर में 12/5 होगा। अर्थात इसका मतलब यह है कि sec a का जो मान आएगा वो या तो 1 होगा या 1 से बड़ा होगा, मतलब या तो इसके बराबर आएगा, ठीक है, या फिर 1 से बड़ा मान आएगा। इसका कहने का मतलब ये है। तो चलिए इसके आंसर को अपने स्टार्ट कर लेते हैं। कोण ए के किसी मान, देख ले भी sec a, अब आप सबसे पहले sec a को ही लिख लेते हैं। तो ध्यान दें, sec a बराबर में लिखा है 12/5। तो बताइए भी sec थीटा बराबर में होता क्या है, sec होता है कोस का उल्टा, कोस थीटा होता है क्या होता है, कोस थीटा होता है आधार बटा में
करण, तो ये क्या बन जाएगा, करण बटा में आधार, करण बटा में आधार, करण बटा में आधार। तो ये तो बिल्कुल ठीक लिखा है, क्योंकि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का नाम होता है कर्ण। ठीक है, तो कर्ण का यह मान यहाँ पर ज्यादा रखा गया है और दूसरी भुजा का मान यहाँ पे कम रखा गया है, जो कि ठीक है। अर्थात जो बात बोली है कि कोण ए के किसी मान के लिए sec a 12/5, इसका कहने का मतलब यह है कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण भुजा होती है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, कर्ण भुजा होती है। अतः sec a का मान, sec a का मान 1 या 1 से अधिक, sec a का मान सदैव sec a का मान सदैव 1 या 1 से अधिक होगा, अर्थात 1 या 1 से बड़ा मान होगा, जो कि बात जो यहाँ पर बोली है वो बात एकदम सही है। अतः यह कथन सत्य है। अब कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि सर यहाँ पे तो दिए नहीं 1 या 1 से अधिक मान। अरे भाई जो लिखा है ना उसके अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं कि भाई जब 12 में आप 5 का भाग लगाओगे तो मान कितना आएगा, 2 पे भाग जा रहा है, मतलब 2 से तो मतलब 1 से बड़ा मान आ गया है। और कभी ऐसा भी होगा कि इसके मान 1 से सदैव ये क्या रहने वाला है, बड़ा ही रहेगा। 1 या 1 से हमेशा ही क्या रहेगा, ये मान बड़ा ही रहेगा। अर्थात ये जो बात बोली है वो एकदम सही है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। इसका लिखने का तात्पर्य यही था। अब आगे ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 3। क्वेश्चन नंबर 3 कि कोस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो आप जब इस प्रश्नावली को स्टार्टिंग से देखोगे ना तो उसमें एक बात लिखी हुई है। इसका आंसर स्टार्ट कर लेते हैं अपने, कि जो कोस ए है ना, कोस ए है वो कोण ए के कोसेकेंट का है। बिल्कुल ये बात ऐसा नहीं है। कोसेकेंट का शॉर्टकट जो संक्षिप्त रूप, मतलब संक्षिप्त रूप कौन सा होता है जिसे अपने शॉर्ट फॉर्म कहते हैं ना, शॉर्टकट में किसी का नाम लेना। कोसेकेंट का शॉर्टकट नाम है कोसेक, और कोस है वो किसका नाम है, कोस्टेजेंट का नाम है। ठीक है ना, कोस है वो कोसेटेंज का नाम है। तो ध्यान दे, बात यहाँ पे आती है कोस ए की, जो कि कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। तो यह ऐसा नहीं है। कोसेकेंट के लिए लिखेंगे, कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप कौन सा है, कोसेक है। प्रयुक्त संक्षिप्त रूप कौन सा है, कोसेक है। अब यदि कोसेकेंट ए यदि हम यहाँ पे लिखेंगे ना, क्योंकि देखो ए के को कोसेकेंट लिखा है तो ये क्या बन गया, कोसेकेंट ए बन गया। तो इसके लिए क्या बन जाएगा, कोसेक ए बन जाएगा। तो अब ये जो यहाँ पे कोस ए लिखा है, कोस ए जो कि अलग है, अतः यह कथन क्या है, असत्य है। क्योंकि भाई जो ये शॉर्टकट नाम है ना वो तो किसका है, कोसेक का है। ठीक है ना, ये है इसका पूरा नाम। ठीक है, और ये बन जाता है इसका शॉर्टकट। ये तो कोसेक का नाम हो गया, कोस का नाम ये नहीं है। ठीक है, तो आगे वाला देखो, क्वेश्चन नंबर 4 कि कोट और ए का गुणनफल होता है। चलिए भी इसको समझिए, ये बिल्कुल असत्य बात है। क्योंकि कोट ए को लिखना, जो ये ए है ना वो ये बताता है कि कौन से एंगल से आपको ये इसके मान याद करने हैं। ठीक है, तो ये इनका गुणनफल नहीं होता है, क्योंकि बिना ए के कोट का कोई अस्तित्व भी नहीं है। इसलिए यहाँ पर जो कोट ए लिखा है ये इसके साथ में इसलिए आता है क्योंकि ये कोण ए की साइड से मान याद करने को बताता है हमें।
तो इसके गुणनफल यह नहीं होता है। तो इसके लिए हम क्या लिख देंगे कि भाई कोट ए का अर्थ है कि कोट ए का अर्थ है कि कोण ए के कोस्टेजेंट से है। बी कोट ए का अर्थ क्या है? कोण ए के कोस्टेजेंट से है। फिर बात आती है किसकी कि भी कोट का स्वतंत्र रूप में अस्तित्व नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि भी कोट है ना अकेला नहीं आ सकता, कोट के साथ में कोई ना कोई थीटा अवश्य दिया होगा, या तो थीटा दे या फिर उस कोण की साइड दे दे कि भी ए बी सी कोई ना कोई नाम अवश्य होगा। अकेला कोट आएगा तो उसका कोई स्वतंत्र में अस्तित्व नहीं होता है, और इसीलिए ये ए या बी या कोई भी नाम इसके साथ में दिया जाता है वो केवल इसकी थीटा को बताता है, इसका गुणनफल नहीं होता है। तो हम क्या लिख देंगे? अतः कोट व ए का गुणनफल कोट व ए नहीं होता, कोट ए नहीं होता है। अतः यह कथन असत्य है। देखिए अभी दोनों असत्य कथन आ चुके हैं। अब ये अंतिम 5वां रह गया है कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर में 4/3 होगा। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं भी साइन थीटा बराबर में होता क्या है। साइन थीटा बराबर में लिखा है 4/3, और आपको पता है साइन थीटा का मान क्या होता है? लंब बटा में कर्ण। तो ये तो पहले से ही दिख रहा है हमें गलत लिखा गया है, क्योंकि लंब